सो चिल्ड्रन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के स्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ये स्फीयर कौन कौन सी हैं, ये सब हमें यहाँ जानने को मिलेगा और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखेंगे। तो हम बात करें अगर अर्थ की, तो हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है, यानी कि ऐसा कोई दूसरा प्लेनेट ही नहीं है सोलर सिस्टम के अंदर जहाँ पर लाइफ हो। तो वी कैन से दैट अर्थ इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग। तो हमारे अर्थ जो है वो सबसे यूनिक एक प्लेनेट है और यहाँ पे हमारे रहने के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, हमें पीने के लिए पानी मिलता है, इसी कारण से यहाँ पर जीवन उत्पन्न हुआ है और ये सब हमारे लिए गिफ्ट की तरह है। और ये सब चीज़ें दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं कि नहीं, इसके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया है। अर्थ जो है, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ शुरू में एक फायर बॉल यानी कि एक आग के गोले की तरह थी और जैसे जैसे समय बीतता गया ये आग का गोला जो था वो ठंडा होता गया और ठंडा होने के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो मैटर में बदल गई, यानी कि जो भी सब आपके सामने जो देख रहे हैं, जैसे कि लिक्विड हो गया, पानी, सॉलिड यानी कि जो ज़मीन जिस पे हम रुकते हैं, तो ये सब चीज़ों में बदल गया वो ठंडा होने के बाद। इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसी प्रकार हमारे ऊपर यानी कि जो अर्थ के चारों तरफ जो गैस है जिसको हम एयर बोलते हैं वो बनी। अब ये जो गोला था आग का, जब ये ठंडा हुआ तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड बना, चारों तरफ इसके गैस देखने को मिली हमको और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए जिनको हम बोलते हैं वाटर से भरे हुए गड्ढे, जिनको हम बोलते हैं ओशियंस और सीज, सी और ओशन बन गए। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से अर्थ की क्रिएशन हुई। अब हम बात करेंगे स्फीयर्स की। तो अर्थ के 4 स्फीयर्स होते हैं, एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इन चारों में से पहला जो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहा जाता है उस ज़मीन को जिस पे हम रहते हैं। तो आपको पता है हम जिस पर चलते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये सब ज़मीन यानी कि ठोस ज़मीन है, तो ये बोलते हैं हम इसको लिथोस्फीयर। ये ज़्यादातर सॉइल से बनी होती है और सॉलिड मैटर से। आपको पता है कि सॉइल यानी कि मिट्टी, सॉलिड मैटर यानी कि सॉलिड चीज़ जैसे कि पत्थर होते हैं, रॉक्स, इस चीज़ से बनी हुई है। अब लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथो का मतलब होता है सॉइल, इसी कारण से हम अपर लेयर को बोलते हैं लिथोस्फीयर, क्योंकि ये सॉइल से भरी हुई है। और ये जो स्फीयर है इसके अंदर सॉइल के साथ साथ यहाँ पर पत्थर और सॉलिड मैटर्स भी हैं, इसी कारण से इसको हम द रॉक स्फीयर के नाम से भी जानते हैं या फिर सॉलिड स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कई नाम दिए गए हैं, रॉक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन और एरिया की। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक, यानी कि जो अपर लेयर, जो मिट्टी की जो अपर लेयर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये लगभग 64 से लेकर 100 किलोमीटर मोटी है। इसके अंदर एल्यूमिनियम और सिलिका, ये दोनों पदार्थ जो हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, ये पाई जाती हैं इसके अंदर। दिस लेयर इज़ थिन इन द डीप सी। जब आप सी के अंदर जाओगे, समंदर में जाओगे, तो ये लेयर थोड़ी पतली हो जाती है, ऑब्वियसली पतली हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन हमारी जो है, जब हम समंदर के अंदर जाएंगे तो यानी कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो वो तो लेयर पतली होगी ही। लिथोस्फीयर लगभग 29% इस अर्थ का सरफेस कवर करके बैठी हुई, यानी कि लिथोस्फीयर जो है 29% पृथ्वी के पूरे हिस्से में फैली हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़मीन कितनी है हमारे पास? सिर्फ 29%, जिसपे फ्लैट लैंड भी आ गया, पहाड़ भी आ गए, जंगल भी आ गए, सब कुछ आ गया। यानी कि जो भी चीज़ है जहाँ पर पानी नहीं है, ये है लिथोस्फीयर और ये हमारे पास 29% है लगभग। इसमें माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सब चीज़ें आ गई। प्लेटू होता है हाईलैंड, प्लेटू का मतलब होता है हाईलैंड, ऊंचाई वाली ज़मीन। एज वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली। अब आप इस पृथ्वी के अंदर जाओगे, यानी कि लिथोस्फीयर के नीचे जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। और मूविंग टुवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर नीचे जाते हो तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर धरती के ऊपर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो आप 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो 40 + 30 हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। अगर और 1 किलोमीटर चलेगा तो 100 डिग्री हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चलेगा तो 130 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हर किलोमीटर के साथ साथ ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म।
यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं ज़मीन के अंदर, वो सब बहुत गर्मी के कारण पिघले हुए हैं और सेमी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब बिल्कुल पानी जैसे, सेमी लिक्विड मतलब आधे लिक्विड जैसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी लाइट फॉर्म में, पानी की तरह भी नहीं लेकिन बिल्कुल पत्थर भी नहीं, पिघले हुए हैं। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। और ये जो मोल्टन लिक्विड जो है इसको बोलते हैं मैग्मा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है नीचे, क्योंकि आप समझते हो कि नीचे जब प्रेशर होगा बहुत सारा गैसेज भी हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है तो गैसेज पैदा होंगी और प्रेशर भी बढ़ जाएगा नीचे। दस बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेज लाइक प्रेशर एंड हीट। तो इस तरीके से हीट और प्रेशर के बीच में बैलेंस बना हुआ है, इसी कारण से हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो फटती नहीं है। वरना आप बोलोगे कि जब हम किसी चीज़ के अंदर, आप कुकर में जब खाना बनाते हो तो कुकर के अंदर जब हवा भर जाती है तो सीटी देता है, वो विसल देता है ना सीटी, तो मम्मी को आपने देखा होगा 3 सीटी 4 सीटी के बाद कुकर बंद कर देती हैं। अगर आप सोचो कि कुकर में सीटी ना आए और सीटी के रास्ते को हम बंद कर दें तो अंदर प्रेशर बनता रहेगा और कुकर फट जाएगा। तो हमारी अर्थ भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन दोनों फोर्सेज जो प्रेशर और हीट है इसके बीच में बैलेंस बना रहता है, जिस कारण से हमारी पृथ्वी फटती नहीं है। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। लिथोस्फीयर का हमारी बायोस्फीयर और वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे जो है ना, वनस्पति धरती को, इनका बहुत ही गहरा संबंध है। ऑब्वियसली होगा भी, क्यों? क्योंकि हमारा घर, पानी, फार्म यानी खेती बाड़ी, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें लिथोस्फीयर के ऊपर हैं। आपका घर कहाँ पे है? धरती के ऊपर, यानी कि ज़मीन के ऊपर है। पानी में घर बना सकते हो? नहीं। पानी कहाँ से मिलता है आपको? ज़मीन के अंदर से। आप समंदर का पानी नहीं पी सकते हो, आप ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है वही हम पी सकते हैं, साफ़ पानी होता है। इसके साथ साथ हम लोग खेती कहाँ करते हैं? पानी के अंदर? नहीं, उसके लिए भी हमें ज़मीन चाहिए। इंडस्ट्री कहाँ लगाते हैं? फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हैं? ज़मीन के ऊपर लगी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिनरल्स, क्रूड ऑयल, ये चीज़ें भी हमको मिलती हैं किससे? लिथोस्फीयर से। क्या क्या? मिनरल्स और क्रूड ऑयल्स की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जो आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फार्मिंग। फार्मिंग के द्वारा हमें बहुत सारी फसलें भी मिलती हैं, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं? देखो, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल मिलता है फार्मिंग के लिए। हमें जो फार्मिंग करते हैं तो खेती में जो फसलें हैं वो भी हमें यहीं से मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी यहीं पर देखने को मिलती हैं। फॉरेस्ट, माउंटेनस रीजन, ये सब इसी का हिस्सा हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो है वो पिलर की तरह, पिलर मतलब सपोर्ट देने वाली एक ढांचे की तरह है, जो कि हमारे जीवन को सपोर्ट देकर बैठा हुआ है, क्योंकि हम खाने से लेकर रहने तक लिथोस्फीयर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। लिथोस्फीयर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हाइड्रोस्फीयर की तरफ। हाइड्रोस्फीयर मतलब, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर की स्फीयर। तो पृथ्वी का जो पानी से ढका हुआ हिस्सा है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। लगभग 71%, देखो हमने देखा था कि लिथोस्फीयर कितनी जगह पे थी? 29% पे। तो 100 में से 29 गया तो बचा 71। तो अर्थ के ऊपर 71% पानी है, यानी कि 1/3 जो है वो सिर्फ अर्थ है, लिथोस्फीयर है, लैंड है, और 2/3 जो है वो वाटर है। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस इज सो वास्ट दैट कॉन्टिनेंट्स अपीयर एज इफ आइलैंड्स। अब ये जो पानी इतना ज़्यादा है कि आप अगर ज़मीन के टुकड़ों को देखोगे, यानी कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब छोटे छोटे द्वीपों की तरह दिखाई देते। द्वीप मतलब आइलैंड की तरह। अगर आप इसको पृथ्वी को दूर से देखोगे, ऊपर से देखोगे या फिर मैप पे देखोगे सीधा, तो आप देखोगे चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं जिनको हम आइलैंड्स, ये कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशियंस। जो बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पर होता है उसको हम बोलते हैं ओशियंस। इसके नाम हम बात करें तो नाम आपको याद रखने हैं 3-4 ओशियंस के। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। ये 4 ओशियंस के नाम आपको पता होने चाहिए। ये 1 सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि गिव द नेम्स ऑफ 4 ओशियंस, तो नाम आपको ये चारों लिखने हैं। ओशियंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप। ओशियंस बहुत ही गहरे होते हैं, ये लगभग 10 से 11 किलोमीटर डीप हो सकते हैं बॉटम पे। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दीज ओशियंस। इसके नीचे भी अलग अलग तरह के हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि समंदर के अंदर जाओगे तो प्लेन ज़मीन मिलेगी। समंदर के अंदर भी पहाड़ भी हैं, लैंड, तो इसके नीचे भी हमें अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म देखने को मिलता है।
97% ऑफ द टोटल अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इट इज सलाइन। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पानी है ना, उसका 97% हिस्सा समंदर में पाया जाता है और वो पीने लायक नहीं है। और जो बाकी जो बचा उसका 2/3 पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स ऑन द पोल्स। जो बाकी बचा है ना 3% में से 2/3 पार्ट जो है वो पहाड़ों के ऊपर जमा हुआ है ग्लेशियर्स में, और बाकी जो बचा है वो हाई माउंटेन्स पोल्स के ऊपर। पोल्स मतलब पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये वहाँ जमा हुआ है उत्तर और भारत दक्षिण की तरफ। और बाकी जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है वो हमारे पहाड़ों के ऊपर हिमालयस के अंदर भी जमी हुई है। अब पानी सिर्फ जो धरती के नीचे है, जब ज़मीन को खोदते हैं तो नीचे पानी निकलता है ना, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं जिसको हम, अंडरग्राउंड वाटर, और पानी जो कि लेक्स के अंदर और रिवर्स के अंदर होता है, वही सिर्फ हमारे पास है जिसको हम पी सकते हैं। बाकी हमारे पास पीने लायक भी पानी नहीं है। समझ गए? तो अगर हम देखने जाएं कि पानी अगर हम वेस्ट करेंगे तो एक दिन आएगा जब हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी। समझे? नाउ लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्रिएचर्स हैं वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं, और बाकी हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है वो मॉइस्चर के रूप में भी जाता है हवा से। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स। अगर हाइड्रोस्फीयर होगी तो ही हम जीवित बचेंगे, हाइड्रोस्फीयर नहीं रहेगी यानी कि पानी नहीं होगा तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे। द मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द अर्थ रेन कम्स फ्रॉम द ओशन। तो जो भी ह्यूमिडिटी यानी कि जो पानी आता है बारिश के रूप में पृथ्वी पे, वो सारा कहाँ से आता है? ओशन से, समंदर से ही आता है। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशियस मिनरल्स। अगर हम पृथ्वी के नीचे की बात करें तो समंदर के नीचे पे यानी कि समंदर के तल की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स भी हमें देखने को मिलते हैं और कीमती मिनरल्स। Salt is obtained from the water and its bottom contain minerals like manganese, iron, tin, etc. अब सी के वाटर से हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, नमक, वो तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ इसके नीचे से हमें मैंगनीज, आयरन, टिन जैसे मेटल्स भी मिलते हैं। ओशन इज ऑल्सो स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमंस। ओशन जो है ये प्रोटीन रिच फूड से भरा हुआ एक स्रोत भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है सी के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं, फिशेस वगैरह, जो कि लोग खाते भी हैं। तो ये एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसके साथ साथ सी के अंदर हमको ओशन वेव्स, करंट्स और टाइड्स के द्वारा हमें पावर भी मिलती है। पावर मतलब बिजली भी पैदा की जाती है वहाँ से। बाय इट्स मैनेजमेंट यूजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। इसके यूजेज से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम जनरेट कर सकते हैं। एंड द ओशंस हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज। इसके अलावा मतलब बिजली भी पैदा होती है समंदर के पानी से। इसके साथ साथ उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। वाटरवेज यानी कि समंदर के रास्ते आप देखते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं। जैसे ट्रेन गई, ट्रेन के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर पड़े थे। कंटेनर कहाँ से आते हैं? नदियों समंदर के रास्ते से बड़े बड़े जहाज़ों के ऊपर डालकर इनको भेजा जाता है एक देश से दूसरे देश। तो इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि तीसरा स्फीयर है। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ जो है उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा मतलब एक वातावरण है जिसको हम बोलते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। तो जो हमारे अर्थ से लेके जहाँ तक आपके ऊपर नज़र जाती है तो ये पूरा एटमॉस्फेयर यानी कि जब आप नीचे खड़े रह के आसमान की तरफ देखते हैं तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ये लगभग एटमॉस्फेयर है। और ये लगभग 850 से 1000 किलोमीटर की हाइट तक अवेलेबल है। यानी कि यहाँ से धरती से हम 850 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक जो है वो एटमॉस्फेयर ही है। एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एटमॉस्फेयर को हम ऐसे तो देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा है, बाकी बीच में क्या है हमको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। तो एटमॉस्फेयर को हम ऐसे नहीं देख सकते। वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंसेक्ट्स आर मिक्सड विद द एटमॉस्फेयर। तो ये जो चीज़ें हैं, भले वो गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड मतलब पत्थर के टुकड़े छोटे बड़े, सॉल्ट पार्टिकल्स हो गए, या फिर मरे हुए इंसेक्ट्स या फिर जिंदा इंसेक्ट्स जो कि एटमॉस्फेयर में तैरते घूम रहे हैं, ये सब इसका पार्ट हैं। इसमें बैक्टीरियाज आते हैं।
नाउ एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर जो है वो कलरलेस, कलर दिख रहा है एटमॉस्फेयर का, होता ही नहीं है। तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस, स्मेल भी नहीं होती, इसकी सुगंध होती है नहीं होती, और टेस्टलेस, इसको आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है, हमें एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही आते हैं। मेजर गैसेस की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियोन एटसेट्रा। ये सब गैसेस जो हैं ये इसका ही पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो है नाइट्रोजन की, उसके कम है ऑक्सीजन, उससे कम है आर्गन, उससे कम है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम है अदर गैसेस। As we go above the Earth's surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decreases. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decreases in the above strata. The presence of carbon dioxide after the height of 20 km, oxygen after the height of 110 km, and nitrogen after the approximate height of 130 km is seen decreasing. At the high altitudes, there are only light gases like hydrogen and helium. अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हो, यानी कि जैसे आप ऊपर जाओगे तो गैसेस की मात्रा कम होती जाएगी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हैवी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है इसलिए वो नीचे नीचे ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। जैसे अगर आप बात करो 20 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाएगी। वैसे ही अगर आप 110 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगेगी, वैसे ही नाइट्रोजन कम हो जाएगी 130 किलोमीटर के बाद। तो यानी कि ऊपर ऊपर जाने पे हल्की गैसेज जो होती है ना, हल्की, वो ऊपर रहती है। जैसे कि आप गुब्बारे लेके बैठे हो तो जो है गैसेज अलग अलग भरोगे गुब्बारों के अंदर, तो जो गैस हल्की होगी वो सबसे गुब्बारा ऊपर जाएगा, जिसकी ऐसी नहीं होगी वो धीरे धीरे ऊपर उड़ेगा या फिर नहीं उड़ेगा। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमोसफियर इज वेरियस। ओजोन गैस के बारे में आपने सुना होगा। ओजोन वो लेयर है जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली सूरज की किरणों को, हार्मफुल किरणों को रोकती है। तो ओजोन जो है उसका रेशियो पृथ्वी के एटमोसफियर के अंदर काफ़ी कम है। ये गैस क्या करती है? यूवी रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और पृथ्वी के ऊपर जो आने वाली जो रोशनी होती है ना सूरज की, उसके अंदर से यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और सिर्फ जो अच्छी धूप होती है जो हमें ख़राब ना करे वही हमारी धरती पे आकर गिरती है। दिस गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। ये गैस जो है ये खुले मैदानों के अंदर सिर्फ सुबह सुबह पाई जाती है। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर अराउंड द सी शोर। लेकिन अगर आप सी शोर की बात करें, समंदर के किनारों पे, वहाँ पर इस गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स इन सच प्लेसेस बिकॉज ओजोन इज़ हेल्थियर गैस। इसीलिए लोग जो हैं दौड़ने के लिए सुबह सुबह घूमने कहाँ जाते हैं? कमरों के अंदर घूमते हैं या फिर ओपन में घूमते हैं, खुले मैदानों में घूमते हैं। कुछ लोग समंदर के किनारे घूमने जाते हैं। वो ऐसा होता है इसलिए ताकि वहाँ पर ओजोन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, और ओजोन जो है कि हेल्दी गैस है। ड्यू टू वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर, सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ। इट डज नॉट बिकम डार्क एंड ब्राइट सडनली। स्काई कलर्स ऑफ dawn before sunrise and dusk after sunset are because of the dust particles. The rays are reflected through the dust particles and we get sunlight. अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो हम लोगों को सनलाइट दिखाई देती है, अब सुबह होती है देखते हो कि सूरज उगता है, धीरे धीरे उजाला होता है, और जब अंधेरा होता है तो वो भी धीरे धीरे होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सूरज गया और एकदम अंधेरा हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं सूरज की रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, हम यहाँ पर हैं धरती पे, सूरज इधर डूब गया तो हमें तो लग रहा है कि डूब गया, लेकिन यहाँ से सूरज की रोशनी यहाँ पहुँच रही है, तो वहाँ पहुँचने के कारण हमें वो दिखाई देती है चमकती हुई। तो इस कारण से वहाँ पर धूप रहती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है धीरे धीरे अंधेरा होता है। सूरज दूर जाएगा वैसे वैसे अंधेरा होगा। तो इसका रीज़न क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रिफ्लेक्शन बाय डस्ट पार्टिकल्स, कि डस्ट पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। Sound can be heard with the medium of atmosphere. The waves of sound and light are reflected in the atmosphere and return to the earth's surface so that transmission of radio and television become possible. अब साउंड की बात करें तो साउंड को भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कैसे सुनाई दे रही है? बिकॉज ऑफ मीडियम। अगर मैं वैसे यहाँ पर बोलूँ और कोई मीडियम ना हो, मीडियम का मतलब होता है
जिससे यहाँ से वहाँ तक साउंड पहुँच रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये साउंड को मीडियम की तरह भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। इसके लिए आपने देखा होगा मोस्टली जब कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं स्पेस शटल के अंदर बैठ के, तो वो लोग जब बोलते हैं तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देता है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे। तो वैक्यूम जो होता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर साउंड ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए टीवी रेडियो पे हम लोग जो प्रोग्राम्स देखते हैं उसमें हमें साउंड भी सुनने को मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। Heavenly objects such as meteorites burn due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus, atmosphere proves a natural shield for the earth. अब ऊपर से आने वाले जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जैसे कि मीटरॉइड्स की बात करें हम, देखो ये हमारी अर्थ है सपोज, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो होता क्या है, जब आसमान में घूमने वाले बहुत सारे पत्थर हैं, अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े बड़े पत्थर भी घूम रहे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, और वो जब पृथ्वी से तेज़ी से आकर टकरा जाएं तो धरती तो तबाह हो जाएगी। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर हमको बचा लेता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगता है, वो पार्टिकल जल जाता है। तो जब वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो या तो मोस्टली जल चुका होता है या थोड़ा बहुत बचता है, जो कि अगर इतना साइज होता है उसका कि उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर हमें इस तरीके से एक नेचुरल शील्ड की तरह, यानी कि एक बचाव करने वाली एक चीज़ की तरह हमारे ऊपर हेल्प करता है हमारे। चौथा जो टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में देखेंगे। द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर एवर लिविंग बीइंग इज सीन अलाइव इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इनके साथ साथ अगर कहीं पर आपको कोई जीवित प्राणी दिखता है, भले वो कोई जानवर है, भले कोई इंसेक्ट है, भले कोई भी प्राणी है जिसमें जान है, तो इन सबको मिलाकर हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हर तरह की लाइफ फॉर्म आती है। दिस लिविंग स्फीयर इंक्लूड्स, इनके अंदर क्या क्या आता है? ह्यूमंस, वेजिटेशन और एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमंस तो लिविंग हो गए, और प्लांट्स भी लिविंग माने जाते हैं। तो ये सब मिलाकर हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ सरफेस गेट्स फूड फ्रॉम बायोस्फीयर। पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं, भले वो लिविंग कोई भी है, उनको खाना किससे मिलता है? बायोस्फीयर से मिलता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोस्फीयर प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड। अब इस बायोस्फीयर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको खाना और रॉ मटेरियल मिलता है बायोस्फीयर से ही। तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों का जीवन जो है वो बायोस्फीयर के बिना पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब बायोस्फीयर के ऊपर या फिर बाकी स्फीयर्स के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है? बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन। बायोस्फीयर कैसा है? एकदम बैलेंस्ड है। बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, देन ओनली मैनी प्रॉब्लम्स अराइज। अब देखिए, ऊपर वाले ने हर एक चीज़ को बैलेंस में बनाया, तो ये तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता जब तक हम इस बैलेंस को बिगाड़े नहीं। लेकिन इंसान जो है अपनी एक्टिविटीज़ के कारण इसने इक्विलिब्रियम सिस्टम का, जो है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस। तो इंसान ने जो ये बैलेंस अपनी मर्जी से अगर बिगाड़ा है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। इनका जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस ओनली। Natural food chain is at risk because development is being done by exploiting the environment. नेचुरल फूड चेन, जो नेचुरल फूड चेन होती है, यानी कि एक सांप जो है वो एक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग जो है वो एक कीड़े को खाता है, कीड़ा जो है वो पत्तों को खाता है, तो एक फूड चेन बनी होती है। तो वैसी फूड चेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है। तो ये कंडीशन जो है ये बहुत ही नुकसानदायक है हम लोगों के लिए। तो इस तरीके से हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी स्फीयर को नुकसान ना पहुँचाएँ।